वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए हॉरर फिल्म ओ ज़ॉम्बी की स्टोरी। तो कहानी की शुरुआत होती है 2 मई 2011 से। रात के 1 बजे पाकिस्तान के अबोटाबाद नाम की जगह पे यूनाइटेड नेशन की नाटो नाम की आर्मी एक ऑपरेशन करती है। उन्हें अपने खुफिया सूत्रों से पता चल गया था कि 9/11 का अपराधी ओसामा बिन लादेन यहीं छुपा हुआ है। इसलिए आर्मी उस घर के दरवाजे पे बॉम्ब लगाकर ब्लास्ट कर देती है जिसमें ओसामा छुपा हुआ था, जिससे ओसामा की नींद खुल जाती है और वो लिवर पुल करके अपने सारे रूम के शटर खोल देता है जिनमें उसके ज़ॉम्बी सेना छिपी हुई थी। वो लोग नाटो ऑफिसर्स पे हमला करते हैं मगर आर्मी उनको गोलियों से भून डालते हैं और वो गोली सर पे मार रहे होते हैं दोस्तों। जैसे ही ओसामा देखता है कि मेरे ज़ॉम्बीज तो मर गए तो वो भागकर अपने रूम में जाता है और एक इंजेक्शन खुद में इंजेक्ट कर लेता है। उसी वक्त आर्मी भी उसके रूम तक पहुंच जाती है और उसके सीने पे गोली मार देती है जिससे वो मूव करना तो बंद कर देता है और आर्मी को लगता है कि ओसामा का खेल खत्म हो गया और वो उसके ऊपर सफेद चादर डालकर अपने हेलीकॉप्टर में उसकी लाश को लेकर अमेरिका लेकर जाने लग जाते हैं। पर जब इनका हेलीकॉप्टर समंदर के ऊपर उड़ रहा होता है तो अचानक ओसामा जाग जाता है और इन पे तुरंत ही हमला करता है। तो वो इसको रोकने के लिए गोली चलाते हैं जिससे होता यह है कि हेलीकॉप्टर डैमेज हो जाता है और समंदर में डूब जाता है। बाकी लोग तो मारे जाते हैं मगर ओसामा के हमें हाथ दिखाई देते हैं सिर्फ। तो इसके बाद हमें कपल को देखते हैं अरेबियन सी के बीच साइड में। लड़की यहाँ आकर बहुत ही खुश होती है, इसलिए वो लड़के को किस करती है और कहती है मुझे यहाँ लाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसके बाद वो समंदर में नहाने के लिए चली जाती है। मस्त एंजॉय करके नहा रही होती है और वो लड़का उसे देख रहा होता है। अचानक दोस्तों लड़की को ना कोई पानी के अंदर खींच लेता है और तब उसका बॉयफ्रेंड उसको आवाज लगाता है कि कहाँ हो। कुछ देर में पानी के अंदर से उसकी गर्लफ्रेंड तो नहीं निकलती मगर ओसामा बिन लादेन जरूर निकलता है जो कि अब ज़ॉम्बी बन चुका है और वो धीरे धीरे दोस्तों अब उस लड़के की ओर बढ़ता जाता है। सीन यहीं पे होता है कट। इसके बाद हम एक आतंकवादी संगठन को देखते हैं जिनको एक न्यूज मिलती है जिसे पाकर वो वैसे काफी खुश हो जाते हैं। फिर दोस्तों यहाँ से सीन अफगानिस्तान के रेगिस्तान डेजर्ट में शिफ्ट हो जाता है। यहाँ 8 नाटो ऑफिसर्स मौजूद होते हैं। तो डॉक नाम का ऑफिसर तेजी से भागते हुए आता है अपने साथियों के पास और उन्हें बताता है कि वो लोग तो मेरे पीछे पड़ गए थे। तो कैप्टन उससे पूछता है कितने लोग थे वो। डॉक कहता है कि मैं अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था इसलिए मैंने उनकी गिनती नहीं की। और तब कैप्टन रेयान को कहता है बस और नजर रखो, जो भी कुछ घपला हो तो बता देना क्योंकि वो लोग डॉग का पीछा करते करते बस आते ही होंगे। रेयान जब अपनी दूरबीन से नजर डालता है तो सच में दोस्तों उसे 20 से भी ज्यादा ज़ॉम्बीज अपनी ओर आते हुए दिखाई देते हैं। इसलिए वो अपनी टीम को अलर्ट कर देता है। ये लोग भी अपने हथियार लेकर उन ज़ॉम्बीज पे टूट पड़ जाते हैं। तो आर्मी की टुकड़ी में एक लेडी ऑफिसर भी होती है जिसका नाम है टीना। उसके पास गन भी है, तलवार भी। वो तलवारबाजी में बहुत ही माहिर है दोस्तों, इसीलिए वो गोली वेस्ट करने के बजाय सारे ज़ॉम्बीज को काट काट कर मार डालती है अपनी तलवार से। अब केट नाम के एक ऑफिसर के पास बॉम्ब था। जब उससे एक ज़ॉम्बी भिड़ता है और उसे काटने में कामयाब हो जाता है तो वो उसी बॉम्ब से अपने साथ उस ज़ॉम्बी को भी उड़ा देता है। और जब लगभग सारे ज़ॉम्बीज मारे जाते हैं ना तो ये लोग आराम से खड़े होकर बातें करते हैं कि चलो खतरा टल गया। लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी फिर से उठकर खड़ा हो जाता है और हर्क नाम के ऑफिसर को बाइट कर देता है। हालांकि हर्क उसी वक्त उसको गोलियों से भून डालता है और फिर वो अपनी टीम से पूछता है कि मेरे पास और कितना टाइम बचा हुआ है। तो एक ऑफिसर बताता है कि आर्टरी तक इन्फेक्शन पहुंचने में 5 मिनट लगेंगे। और तब हर्क अपने साथियों से कहता है कि मैं ज़ॉम्बी नहीं बनना चाहता, मुझे मार डालो। मगर किसी में यार हिम्मत नहीं होती अपने साथी को मारने की। तो वो सब हाथ खड़े कर देते हैं और तब ग्रुप की इकलौती लेडी ऑफिसर टीना सामने आती है और हर्क को शूट करके मार डालती है। रात में हम डस्टी नाम की एक लेडी को देखते हैं जो कि अपने भाई डेरेक की तलाश में अफगानिस्तान के उसी रेगिस्तान में आई हुई है और यहाँ का लोकल आसिफ नाम का आदमी उसकी मदद कर रहा होता है। ये दोनों आग जलाकर बैठे होते हैं कि तभी इनको कुछ आवाज आती है। आसिफ आगे बढ़कर देखता है और फिर डस्टी से कहता है घबराने की कोई बात नहीं है। तभी एक ज़ॉम्बी दोस्तों अचानक से इन पे हमला कर देता है। हालांकि डस्टी के पास एक छोटी सी गन होती है जिससे वो शूट करके ज़ॉम्बी को तो मार डालती है मगर अभी तक तो और भी कई सारे ज़ॉम्बीज आ चुके थे यहाँ पे। डस्टी को कुछ समझ नहीं आता कि अब क्या करूं। तभी यहाँ पे रेयान की टीम भी आ जाती है और वो यहाँ मौजूद सारे ज़ॉम्बीज को मार डालती है। इसके बाद वो डस्टी से पूछते हैं कि तुम तो दिखने में अमेरिकन लग रही हो, फिर यहाँ पे क्या कर रही हो। एक गलत टर्न अगर तुमने ले लिया होता तो सीधा इंडिया में एंटर कर जाती जहाँ फिर तुम्हारा अच्छे से ट्रायल होगा, वो तुम्हें घुसपैठिया समझेंगे। तो डस्टी बताती है अपने बारे में कि मैं डस्टी मिलर हूँ, मैं यहाँ अपने भाई डेरेक की तलाश में हूँ। दरअसल दोस्तों डस्टी को ऐसा लगता है कि ओसामा बिन लादेन अभी भी जिंदा है। तो तभी बीच में एक चिप नाम का ऑफिसर या सैनिक बोलता है हमें इसको अपने साथ लेके जाना चाहिए ताकि ये बेचारी सेफ रह सके। दरअसल दोस्तों चिप ना इस टुकड़ी में सबसे जवान था और उसका दिल आ गया था डस्टी पे। अब अगले दिन हम डेरेक को देखते हैं जिसकी नजर ज़ॉम्बीज के एक ग्रुप पे पड़ जाती है। इनमें एक आर्मी का बंदा भी ज़ॉम्बी बन चुका था, वो भी साथ ही में घूम रहा था इनके। उसके पास वैसे मैप जैसा कुछ दिख रहा होता है बैग में, इसको डेरेक हासिल करना चाहता है दोस्तों कैसे भी करके। इसलिए पहले तो वो पीछे से जाकर उस ज़ॉम्बी का बैग ही काट लेता है और मैप ले लेता है उससे। मगर तब तक में दोस्तों वो ज़ॉम्बी पीछे मुड़कर उस पर अटैक करने वाला होता है और फिर डेरेक क्या करता है ना दोस्तों, जिस चाकू से उसने
बैग का वो फीता काटा था उसी को वो ज़ॉम्बी के सर पे स्टेप कर देता है। दूसरी ओर हम रेयान की टीम को देखते हैं। उनके पास भी एक मैप है जिसके मुताबिक पानी के सोर्स तक पहुंचने के लिए इनको भी 1 मील का सफर करना होगा, जिसके लिए पहले ये चिप और रेयान को भेज देते हैं कि तुम दोनों बस चुपके से जाओ और बिना किसी ज़ॉम्बी से उलझे पानी की खोज करो, तब तक हम भी पीछे पीछे से ज़ॉम्बीज को निपटाते हुए आते हैं। ये लोग भी ऐसा ही करते हैं दोस्तों, और ये डस्टी है ना, ये बाकी ऑफिसर्स के साथ पीछे पीछे धीरे धीरे आगे बढ़ जाती है। रास्ते में कई सारे ज़ॉम्बीज इनको मिल जाते हैं जिनको मारते मारते ये आगे बढ़ रहे होते हैं। फिर क्या होता है कि रास्ते में इनके बीच काफी सारी बातें भी होती रहती है। इन ऑफिसर्स का कहना होता है कि इस ज़ॉम्बी एपोकलिप्स को अफगानिस्तान के कॉमन लोगों तक फैलने से रोकना होगा कैसे भी करके, वरना बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। और तभी रेयान डॉग को वॉकी टॉकी पे कांटेक्ट करता है और बताता है कि आधे घंटे पहले ही हमें एक स्प्रिंग मिल गई है, तुम लोग आ रहे हो ना? इस पे डॉग कहता है हाँ हम उसी ओर आ रहे हैं। तभी टीना को दोस्तों एक और ज़ॉम्बी दिखाई देता है जिसका मुंह कुछ ज्यादा ही घिनौना होता है, तो टीना उसके सर पे गोली मारकर उसका खेल खत्म कर देती है। दूसरी ओर डेरेक एक जगह पे रुककर वो मैप देख रहा होता है कि अब कहां से कैसे जाना है। तभी उसे किसी के कदमों की आहट आ जाती है एंड जब वो आगे बढ़कर देखता है तो उसको एक बच्चा दिखाई देता है जिसके पैर पे चोट लगी हुई है। तो डेरेक के बोतल में पानी था, वो उस बच्चे को पिला देता है और पूछता है कि बेटा तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? इधर दोस्तों हम देखते हैं कि आर्मी का पानी पीना तो हो गया था, रात भी हो गई थी और कुछ दूर जाने के बाद रुकने का फैसला करते हैं आग जलाकर ये सभी। और तब चिप डस्टी को अपने बारे में बताना शुरू कर देता है कि मैं बाकियों की तरह शादीशुदा नहीं हूँ, मेरी कई सारी गर्लफ्रेंड्स तो रह चुकी हैं पर फिलहाल मैं सिंगल ही हूँ। फिर वो डस्टी से पूछता है कि तुम यहाँ कब से हो? वो कहती है 2-3 हफ्ते हो चुके हैं मेरे यहाँ आए हुए, मगर कल से पहले मेरा कभी किसी ज़ॉम्बी से सामना नहीं हुआ था। जिस पे चिप कहता है कि तुम अपने भाई को ढूंढने के लिए इतना खतरा मोल ले रही हो, क्यों? लगता है तुम अपने भाई से बहुत ही प्यार करती हो, या फिर उसने तुम्हारे काफी सारे पैसे उधार लेके रखे होंगे। तो डस्टी बताती है मैं अपने भाई से 2-4 साल छोटी हूँ, उसने मेरी बड़ी देखभाल करी है और अब मेरी बारी है। पता है मेरा भाई न्यूयॉर्क में फायर फाइटर था, वो 9/11 की घटना में वहीं पे था जिसमें उसके क्रू के सारे लोग मारे गए थे, सिर्फ वो ही जिंदा बच पाया था क्योंकि उस दिन डेरेक की तबीयत ठीक नहीं थी तो वो सिक लीव पे था। अपने साथियों की मौत के बाद उसका दिमाग थोड़ा अलग तरीके से काम करने लगा। वो सोचने लगा कि अगर मैं उस दिन काम पे गया होता तो मैं भी मारा जाता, इसीलिए वो खुद को मरा हुआ मानकर जोखिम उठाने लग गया और सोचने लगा कि उस ओसामा बिन लादेन को उसके किए की सजा देकर रहूंगा। पर अमेरिकन आर्मी ने ओसामा बिन लादेन को पकड़ लिया था, तब मुझे आराम हुआ कि चलो अब ये ड्रामा खत्म हो गया। मगर वहां से बात और बिगड़ गई क्योंकि मेरे भाई की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी कि ओसामा मारा नहीं है और वो उसको अपने हाथों से मारने के बारे में सोचने लगा ताकि वो कंफर्म कर पाए कि सच में लादेन मर चुका है या नहीं। और इसी जुनून में वो एक दिन घर से भाग गया। बस अब मैं उसको दोबारा घर लेकर जाना चाहती हूँ कैसे भी करके। दूसरी ओर हम डेरेक को देखते हैं। आज शाम को जो उसे बच्चा मिला था उसे वो एक पत्थर के चट्टान के नीचे आग जलाकर महफूज रखता है और उसके साथ वो अपना खाना भी शेयर करता है दोस्तों, और बातें भी काफी सारी करता है। हालांकि वो उसकी लैंग्वेज सही से समझ नहीं पाता, मगर इंसानियत की भाषा तो एक ही होती है ना, वो इशारों में उससे कम्युनिकेट करता है। तो अगली सुबह जब डस्टी जागती है तो देखती है कि रेयान दिखाई नहीं दे रहा कहीं। वो चिप को कहती है जो कि गंबल ओढ़ के सो रहा होता है, मगर दोस्तों उसके अंदर असल में चिप नहीं बल्कि एक ज़ॉम्बी है जो कि अचानक से डस्टी पे हमला कर देता है। और फिर तो डस्टी चिल्लाते चिल्लाते जाग जाती है क्योंकि ये उसका महज एक बुरा सपना था। फिर चिप उसको शांत करवाता है और कहता है कि 50 से भी ज्यादा ज़ॉम्बीज हमारी ओर आ रहे हैं। दूसरी ओर डेरेक को उस बच्चे के घर वाले दिख जाते हैं दूरबीन से। वो लोग डेरेक को इन्फेक्टेड नहीं लगते, इसलिए डेरेक उस बच्चे को अपनी फैमिली के पास लौट जाने के लिए कह देता है और वो बच्चा भी बेचारा खुशी खुशी अपने घर वालों के पास चला जाता है। तब तक में दोस्तों यहाँ वो 50 ज़ॉम्बीज आर्मी ऑफिसर्स के नजदीक आ जाते हैं। ये लोग उनको मारना शुरू करते हैं और यहाँ एक बार फिर से काफी गोलाबारी होती है। अभी भी काफी सारे ज़ॉम्बीज आते ही जा रहे होते हैं। एक ने तो डॉग के हाथों पे काट भी लिया था, जिससे डॉग को पता था कि कुछ देर के बाद मैं भी उनके जैसे बन जाऊंगा। इसीलिए वो एक बॉम्ब को लेकर ज़ॉम्बीज के झुंड में जाने का फैसला करता है ताकि खुद भी मर जाए और भी मर जाए, जिससे टीना इमोशनल हो जाती क्योंकि उसका और डॉग का अफेयर चल रहा था। टीना ने सोचा था कि एक दिन डॉग के बच्चे की मां बनेगी, मगर यहाँ तो डॉग की कहानी खत्म होने वाली है। वो गुस्से में पहले तो डॉग को एक झापड़ मारती है और फिर किस कर देती है। इसके बाद डॉग चला जाता है ज़ॉम्बीज के झुंड में, जहाँ कई सारे ज़ॉम्बीज उसके ऊपर टूट पड़ते हैं, जिससे वो तुरंत ही उनकी तह बन जाता है दोस्तों, और उनके साथ ही आर्मी ऑफिसर्स की ओर बढ़ने लग जाता है वो। हाँ, हालांकि उसके हाथ में अभी भी बॉम्ब है, जिससे फिर आर्मी ऑफिसर्स को शूट करना पड़ता है, जिससे वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से डॉग तो मारा ही जाता है, साथ ही उसके आसपास जितने भी ज़ॉम्बीज थे वो सब मारे जाते हैं। इसके बाद ये लोग फैसला करते हैं कि हमें 2 टीम में बंट जाना चाहिए ताकि हमारे चांसेस ज्यादा हो जाए मिशन कैंप तक पहुंचने के। ये दोनों थोड़ा अलग अलग रास्ते पे निकल जाते हैं। दूसरी ओर हम फिर से डेरेक को देखते हैं जो कि ट्रक देखता है, जिसके ड्राइविंग सीट पे एक ज़ॉम्बी पड़ा हुआ है। उसे वो ट्रक से नीचे फेंक कर खुद ड्राइविंग सीट पे बैठ जाता है, लेकिन तभी वो ज़ॉम्बी उस पे हमला कर देता है दोस्तों, मगर डेरेक अपनी गन से उसकी खोपड़ी उड़ा देता है। इसके बाद हम यहाँ देखते हैं कि आर्मी की टीम 2 टुकड़ों में बंटकर आगे बढ़ रही है। एक में चिप, रेयान और डस्टी है, दूसरे में जैकी, टीना और चैप। तो जब ये लोग काफी आगे बढ़ जाते हैं, इनको ज़ॉम्बी का एक और ग्रुप अपनी ओर आते हुए दिखाई देता है। टीना कहती है ये मेरे शिकार है। दरअसल दोस्तों टीना के मन में इन ज़ॉम्बीज के लिए बहुत ही गुस्सा भरा हुआ था, क्योंकि इन्हीं की वजह से उसने अपने बॉयफ्रेंड डॉग को खोया था और वो अकेले ही अपनी तलवार से इन ज़ॉम्बीज को काट डालती है। तो इसके बाद जब ये लोग काफी दूर का सफर तय कर लेते हैं तो इनको एक ऐसी रोड मिलती है जिसमें ढेर सारे बॉम्ब जमीन के अंदर गाड़ कर रखे हुए हैं ताकि कोई भी उन पे पैर रखे तो ब्लास्ट हो जाए, और
और उसी वक्त दोस्तों इन पे बहुत सारे ज़ॉम्बीज भी अटैक करने के लिए आ जाते हैं और फिर ये उनको शूट करते हैं। इसी वक्त यहाँ पे ट्रक लेकर डायरेक्ट पहुंच जाता है, जो कि फिर ज़ॉम्बीज को मारने में इनकी मदद करता है। और उधर वो डस्टी वाला ग्रुप पहुंच गया होता है आतंकवादियों के अड्डे पे और उन्होंने इनको देख भी लिया होता है। वो भी उधर से गोलाबारी करते हैं, जिसकी वजह से भागा दौड़ी होती है और रियान का पैर बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। उसका बहुत ज्यादा खून बह जाता है। तब चिप अपना शर्ट खोलकर उसके जख्म वाले एरिया पे बांध देता है ताकि ज्यादा खून न बहे, और इसके बाद वो अपने कंधे का सहारा देकर रियान को अपने साथ लेके जाता है। उधर टीना और उसके साथी डायरेक्ट के ट्रक में बैठकर आगे बढ़ते हैं। उनको पता चल गया होता है कि ये तो डस्टी का भाई है, तो ये लोग ट्रक से आगे बढ़ते हुए रास्ते में जितने भी ज़ॉम्बीज आते हैं सभी को उड़ाते हुए जाते हैं। साथ ही डायरेक्ट अपनी कॉन्स्पिरेसी थियरी भी इनके साथ डिस्कस कर जाता है। वो कहता है कि देखो, मुझे एक ज़ॉम्बी के पास से ये मैप मिला था। ये मैप बाकी मैप से अलग है। इसमें इस रोड के बारे में दिया हुआ है, जबकि गूगल से जो मैंने मैप डाउनलोड किया उसमें तो ये नहीं था। और ये जो इतने सारे ज़ॉम्बीज दिख रहे हैं ये सारे जेल के कैदी हैं और कुछ लोग अपने मन से भी ओसामा के आतंकवादी संगठन में शामिल हुए हैं। उन्हें जानबूझकर केमिकल्स के जरिए ज़ॉम्बी बनाया जा रहा है। मतलब कोई तो है जो ये ज़ॉम्बीज की सेना तैयार कर रहा है, और कुछ को तो उन्होंने खुला भी छोड़ दिया ताकि वो और लोगों को काटे और ज्यादा से ज्यादा लोग ज़ॉम्बी बन सके। और काफी दूर तक ट्रक से जाने के बाद दोस्तों इनका ट्रक पानी की कमी से काफी गर्म होकर बंद पड़ जाता है और आसपास पानी का कोई सोर्स भी नहीं होता। इनके पास बस पीने भर का पानी होता है, तो ये उसको ट्रक में डाल नहीं सकते थे, इसीलिए ये लोग अब पैदल ही आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। तो तब डायरेक्ट कहता है कि हमें इसमें रखे हथियार ले लेने चाहिए। तो उसको जवाब में ये सुनने को मिलता है कि हमारे पास ऑलरेडी हथियार है, तुम अगर ढो सकते हो तो रख लो। इसके बाद डायरेक्ट उस भारी भरकम बंदूक को रखकर 2 हल्की बंदूकें ले लेता है, जिसे वो आराम से लेके जा सकता है। दूसरी ओर दोस्तों रेयान की हालत बड़ी बिगड़ती जाती है। वो और चल नहीं पाता। ऊपर से चिप तो उसको ढोने में लगा हुआ था ही, इसलिए पहले से जो ज़ॉम्बीज आ रहे थे उन्हें डस्टी को ही शूट करना पड़ रहा था। हालांकि डस्टी कोई ट्रेंड शूटर तो नहीं है, इसलिए उसके काफी निशाने चूक भी जाते हैं। आगे इनको एक सुरंग दिखाई देती है दोस्तों, तो चिप रियान को सुरंग के एंट्रेंस पॉइंट पे लिटा देता है और कहता है अंदर और ज़ॉम्बीज होने का खतरा है, इसलिए मैं और डस्टी जाकर एक बार चेक करके आते हैं। जैसे ये दोनों आधा सुरंग पार कर लेते हैं दोस्तों, इन पे सच में अंदर मौजूद ज़ॉम्बीज हमला कर देते हैं। अंधेरे में तो इनको ठीक से कुछ दिखाई भी नहीं देता, इसीलिए ये बाहर वापस भागने में अपनी भलाई समझ जाते हैं। अब इतना शोर और शराबा सुनकर रेयान समझ जाता है कि उन्हें मेरी जरूरत है, इसीलिए वो भी गन लेकर तैयार रहता है और जैसे ही डस्टी और चिप बाहर आते हैं वो ज़ॉम्बीज को शूट करके मार डालता है। इसके बाद तो और ज्यादा खून बह जाने से रेयान की भी मौत हो जाती है दोस्तों। फिर चिप रेयान की लाश को छोटे बड़े पत्थरों से पूरी तरह ढक देता है ताकि वो ज़ॉम्बीज का खाना न बन सके। तभी डस्टी की नजर पड़ती है अपने भाई पे, जो कि टीना के ग्रुप के साथ यहाँ तक पहुंचा था। डस्टी अपने भाई को हक कर लेती है और गुस्से में उसको थोड़ा मारती भी है, पर फिर उसको सही सलामत देखकर राहत की सांस लेती है। वहीं जैकी, चैप और टीना जब रेयान की मौत के बारे में सुनते हैं तो बड़े दुखी होते हैं। अभी तक दोस्तों अंधेरा भी हो चुका था, तो ये आज की रात यहीं पे गुजारने का सोचते हैं। डस्टी अपने भाई से कहती है अगर तुम मेरी परवाह करते हो ना तो मेरे साथ घर चलो प्लीज, छोड़ो ये ओसामा बिन लादेन का चक्कर। मगर वो कहता है कि मैं तुम्हारी केयर करता हूँ, इसीलिए तो मैं उसको मारना चाहता हूँ। तभी डस्टी की नजर पड़ती है दोस्तों चिप पे, जो कि काफी उदास है रियान की मौत से, क्योंकि ये दोनों काफी लंबे वक्त से एक दूसरे के साथ काम कर रहे थे। इसीलिए डस्टी उसके दुख को थोड़ा कम करने के लिए उससे बातचीत करती है, उसे अच्छा फील करवाने के लिए किस भी करती है। और उसी रात डायरेक्ट को सपना आता है कि जब मेरी छोटी बहन और मैं खेल रहे थे तब ज़ॉम्बी बन चुका ओसामा बिन लादेन मेरी बहन पे हमला कर रहा था। और मतलब ये उसके सपने में आता है, तो वो जाग जाता है। वो देखता है कि बाकी लोग तो अभी भी सो रहे हैं, इसीलिए वो अकेले ही आगे बढ़ जाता है दोस्तों, क्योंकि उसके अंदर बस एक ही चीज है, ओसामा को मारने की आग, और वो शांत होने का नाम नहीं लेती। कुछ दूर आगे जाने के बाद डायरेक्ट आतंकवादियों के उसी कैंप में पहुंच जाता है जहाँ पे लोगों को ज़ॉम्बीज बनाए जाने का काम चल रहा है और ज़ॉम्बी बन चुके लोगों को एक तार से पूरे एरिया में कैद करके रखा गया होता है। और वहाँ पे काफी सारे आतंकी होते हैं हथियार लैस। अब उनमें से कोई डायरेक्ट को देख लेता है, मगर जैसे वो डायरेक्ट को शूट करने जाता है ना, उसकी गोली नहीं चलती। तब एक चाकू से डायरेक्ट उसको स्टेप करके पहाड़ी से नीचे फेंक देता है जहाँ पे वो कैंप था। अब इसके बाद जिस एरिया में वो ज़ॉम्बीज कैद थे ना, उसमें लॉक लगा हुआ था, जिससे डायरेक्ट गोली मार कर उड़ा देता है, जिससे क्या होता है कि सारे ज़ॉम्बीज बाहर निकल जाते हैं और आतंकियों पे हमला करने लगते हैं। हालांकि आतंकियों के पास बंदूक होती है, मगर यहाँ पे ज़ॉम्बीज की संख्या बहुत ही ज्यादा है, इसलिए वो ज़ॉम्बीज भी कुछ आतंकियों को मार रहे होते हैं और कुछ ज़ॉम्बीज को आतंकी मार रहे होते हैं। तो इस तरह ये लोग इन्हीं सब चीजों में बिजी हो जाते हैं। तब तक में डायरेक्ट उस सीक्रेट सुरंग में घुस जाता है, जो कि रास्ता है दोस्तों अंदर जाने का, जहाँ पे ओसामा को छुपा कर रखा हुआ है। दूसरी ओर अभी तक डस्टी भी बाकी ऑफिसर्स के साथ यहाँ तक पहुंच जाती है और समझ जाती है कि पक्का यहाँ जो चल रहा है वो मेरे भाई का किया हुआ है, और वो जो सुरंग दिखाई दे रही है डायरेक्ट पक्का उसी में घुसा होगा ओसामा को ढूंढने के लिए। इसीलिए दोस्तों वो भी चिप के साथ उस सुरंग में चली जाती है और इधर बाकी के ऑफिसर्स आतंकी और ज़ॉम्बीज दोनों को खात्मा करने में जुट जाते हैं। तो इधर सुरंग पार करने के बाद डस्टी को उसका भाई एक रूम में मिल जाता है। वो कहता है कि मैंने यहाँ के सारे रूम चेक कर लिए, लेकिन
अब मैं जिसमें एंटर करने वाला हूँ वो आखिरी है। और जब ये तीनों चुपके से उस रूम में एंटर करते हैं तो देखते हैं कि ज़ॉम्बी बन चुके ओसामा, जिसे कुछ आतंकियों ने लोहे की चैन से बांध के रखा हुआ है, और वो अपनी एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड कर रहे हैं तालिबान और अलकायदा जैसे बाकी आतंकी संगठन के लिए, जिसमें वो कह रहे हैं कि हमारा ओसामा मरा नहीं, वो अभी जिंदा है, इसीलिए हमें घबराने की जरूरत नहीं है, हम अमेरिका से बदला जरूर लेंगे। और तभी उसी सुरंग से दोस्तों कुछ ज़ॉम्बीज भी वहां जाते हैं और अंदर बैठे आतंकियों पे हमला कर देते हैं। और तभी चिप भी बताता है कि मैंने हमारे हेडक्वार्टर को मैसेज भेज दिया है, वो जल्दी यहाँ पे एयर स्ट्राइक करेंगे, यानी एयरक्राफ्ट से हमला करेंगे, इसलिए हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। पर जब डस्टी चिप के साथ बाहर आ जाती है तो देखती है कि डायरेक्ट तो हमारे साथ आया ही नहीं, उधर वो तो दोस्तों सारे ज़ॉम्बीज को शूट करने में लगा हुआ था। और जब ओसामा बिन लादेन उसके सामने बढ़ता है ना उसे मारने के लिए, वो उसे भी शूट करके मार डालता है। तब तक में होता यह कि अमेरिकन एयरक्राफ्ट भी आ जाते हैं जो उस जगह को तहस नहस करने के लिए तैयार थे। इधर जैकी की भी आतंकियों की गोलियों से मौत हो चुकी थी, इसीलिए बाकी ऑफिसर्स उसे अपने कंधे पे उठा के बाकियों के साथ वहां से जाने लग जाते हैं। और तभी पीछे से इन्हें किसी के कदमों की आहट आती है। ये लोग काफी थक चुके थे, इसलिए उसे शूट करने ही वाले होते हैं, पर ध्यान से देखने पे पता चलता है ये तो डस्टी का भाई डेरेक है। डस्टी उसको एक बार फिर जिंदा देखकर बड़ी खुश होती है, वो उसे मारती भी और कहती है कि मुझे लगा मैं अकेले ही घर जाऊंगी। तब डेरेक बताता है कि मैंने ओसामा को अपने हाथों से मारा, अब वो पूरी तरह से मर चुका है, अब जाकर मेरे साथियों की मौत का बदला पूरा हुआ। तभी दोस्तों वहाँ पे अमेरिकन हेलीकॉप्टर आ जाते हैं इनको लेने के लिए, और इसी के साथ ये ज़ॉम्बी मूवी खत्म हो जाती है। बाकी आप बताइए कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखिए अपना, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।